हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है ये आप सभी के ओबीसी क्लास पे रहने वाला है। जी हाँ, बीटीएससी जीएनएम परीक्षा के रिगार्डिंग जो अभी हम आप सभी से यहाँ पर जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी जा कर के पूछे थे कि क्या आप सभी क्लास करना चाहते हैं। जी हाँ, काफ़ी लोगों का यहाँ पे आया था कि हाँ यस मैम क्लास स्टार्ट करवाइए। सो मुझे लगा क्लास स्टार्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक आध परसेंट लोगों का ये भी था कि जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद मैं क्लास करूँगी। सो गाइस, ये बहुत ही गलत है। अगर आप फॉर्म भर लेते हो देन अगर आप क्लास करते हो तो कब क्लास यहाँ पर जो है कब जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाए फिर उसमें जो है माथा काम नहीं करता है। मैं सच बताती हूँ, अगर आप किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो वो बहुत ही कम चांस है कि आपका निकलेगा। सो एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होने से पहले से आप सभी को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, सो आज मैं क्लास लाई हूँ और ये जो क्लास रहने वाला है ये आप सभी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जीएनएम परीक्षा का किसी भी यहाँ पर एग्ज़ाम में किसी भी स्टेट का अगर आप उठा के देख लीजिए कोई भी बुक, तो उसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक से ज़रूर ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्स्टेट्रिकल है तो इसमें रहेगा ही रहेगा। फिलहाल चलते हैं एकदम ट्रिक के साथ। बचपन से हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल गाइस पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते क्या रटते आ रहे हैं। सो आज जो हम लोग एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि क्या यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, ओव्यूलेशन के लिए कौन कौन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है उसको कैसे याद करना है। ठीक है, सो चलते हैं गाइस। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लास्ट तक देखिएगा और क्लास के लास्ट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक फीडबैक हो सकता है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे। सो गाइस, क्लास देख के इग्नोर मत कीजिएगा। आप सभी एक ठीक है लाइक कमेंट, लाइक करें ना करें कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस मैम ऐसे सही है। ठीक है, क्लास को रेगुलर करें ना करें, ठीक है, जैसे जो आप सभी को समझ में आए आप एक कमेंट करके ही जाए। ठीक है, सो चलते हैं क्लास की ओर। अगर आप सभी को जो है क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप सभी को मिल जाएगा नर्सिंग की दुनिया। ओके, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। चलते हैं क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। गाइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है? थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे परेशानी हो रही है। खैर, आप लोग जो है थोड़ा सा बातों को और भावनाओं को समझेंगे गाइस, बिकॉज लिखने में थोड़ा सा फ़ोन पे बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आप सभी का एक लाइन में आंसर आएगा ओवुलेशन। ओके, जी हाँ, ये सही है, ओवुलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है? तो ओवुलेशन करवाना। ठीक है, ओवुलेशन करवाना। अब अगर मैं आप सभी से पूछूं व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप सभी का आंसर आएगा, किसी का आएगा ब्लीडिंग ब्लीडिंग ब्लीडिंग। जी हाँ, बट हम सभी को सिर्फ ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ब्लीडिंग ही नहीं होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर नॉन मेडिको जो भी होंगे उनका रहेगा कि ब्लीडिंग है दैट्स कॉल्ड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है। जी हाँ, ये भी सही है, बट हम लोग को एज अ मेडिको हम सभी को सिर्फ ब्लीडिंग आंसर नहीं देना है, ब्लीडिंग के साथ ओवुलेशन। अभी अभी आपने बताया व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यहाँ पर जो है ओवुलेशन प्लस ब्लीडिंग। गाइस, ओवुलेशन प्लस ब्लीडिंग। सो यहाँ जो है इसका राइट आंसर होगा। सो छोटी छोटी पॉइंट को आप लोग जो है यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे, छोटी छोटी पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि सब कुछ जो है नोट्स में इंक्लूड है। बहुत कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जो कि यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं फिर जो है यहाँ पर ब्लीडिंग। यहाँ पर जो है आप सभी को पता है यहाँ पर जो है ब्लीडिंग भी है एंड ओवुलेशन भी हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग भी और ओवुलेशन भी है। सो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैकेनिज्म। गाइस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हॉर्मोन्स है, आखिर क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाने के लिए। ठीक है, सो इसको भी हम रीड करते हुए नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, द पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व ओनली जो है टू ऑर्गेन्स, ओवरी एंड यूट्रस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंट्रोल
वाई टोटल 5 हार्मोन्स, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनल साइकिल। सो इसको जो है ये जो कंट्रोल कर रहा है इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो हार्मोन्स है। अब कौन कौन से हार्मोन्स है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। और हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको हम हार्मोनल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका यूट्रस, ठीक है, और ये रहा यहाँ पर देख लीजिए ओवरी, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो ये ओवरी में जो है क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है। ये रहा ओवरी, और ओवरी में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। देख लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte का निकलना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। सेकेंडरी oocyte का निकलना ही ओवुलेशन कहलाता। तो अब जो है हम सभी का यहाँ पर पर्पस, मकसद एक ही है, क्या है, तो सेकेंडरी oocyte कैसे निकलेगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं सेकेंडरी oocyte कैसे निकलेगा। सो यहाँ पर आप सभी यहाँ पे इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पर्पस है ओवुलेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे 2 साइकिल है, यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल। अब जो यूटेराइन साइकिल है ये ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इंडोमेट्रियम के थ्रू होते हैं, और यहाँ पर जो है ओवुलेशन ये ओवरी के थ्रू ओवुलेशन होते हैं, जिसके लिए ओवेरियन साइकिल रिस्पॉन्सिबल है। अब जो है ये टोटल 5 हार्मोन्स है। अगर ये 5 हार्मोन्स आप याद कर लिए, मतलब मैं एकदम वादा के साथ कहती हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आज के बाद आप जिंदगी में कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भूल सकते। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों को ये 5 हार्मोन्स यहाँ पे याद कर लेना है, सिर्फ आप लोगों को ये 5 हार्मोन्स अगर आपको याद है, मतलब आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कैसे है, कौन सा हार्मोन्स यहाँ पे क्या करेगा, टोटली मैं आपसे वादा करती हूँ कि लेक्चर के लास्ट में आप कह के जाओगे थैंक यू मैम। तो क्लास को पूरा जरूर देखें, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो है इसको याद कीजिए। GnRH यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। FSH यानी कि फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा जो है एस्ट्रोजन, और चौथा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और पांचवा आपका प्रोजेस्टेरॉन रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें फीमेल गोनेड्स, तो यहाँ पे ओवरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग कैसे हुआ और ओवुलेशन कैसे हुआ, ठीक है, ब्लीडिंग कैसे हुआ और ओवुलेशन कैसे हुआ। सो यहाँ पर जो है पहले ही मैं आप सभी को बताई हूँ कि ये जो है यहाँ पर हार्मोनल साइकिल भी कहलाता है। हार्मोनल साइकिल क्यों कहलाता है, क्योंकि ओवुलेशन और यहाँ पर जो है ब्लीडिंग के लिए टोटली 5 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। ये 5 हार्मोन्स की वजह से इसका नाम जो है हार्मोनल साइकिल है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इस पे हार्मोन्स कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट गोनेड्स, ठीक है। और यहाँ पे गोनेड्स कौन है, फीमेल, तो ओवरी। अब ये क्या करेगा, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, ओके। सो ये ओवरी को यहाँ पर जो उत्तेजित करेगा, क्यों, तो इसको क्या निकलवाना है ओवरी के पास से, तो सेकेंडरी oocyte निकलवाना है। ओवरी यहाँ पर देख लीजिए, मैं आप बना के थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। ये क्या रहा आप सभी का, ये ओवरी रहा, और ओवरी के पास यहाँ पे क्या है, तो सेकेंडरी oocyte है। ओवरी के पास यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है। तो ओवरी के पास ये फॉलिकल है, ठीक है, इतना बड़ा फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर क्या है, तो सेकेंडरी oocyte है। तो इसका पर्पस, मकसद एक ही है, सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवाना। अगर सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, जस्ट मीन्स कि ओवुलेशन हो गया, ओके। सो इसका पर्पस मकसद एक ही है, यहाँ पर पर्पस मकसद एक ही है इसका। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा क्या है, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये फॉलिकल है, ठीक है, और फॉलिकल के अंदर जो है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। तो अब जो है ये GnRH जो है, ये GnRH आप देख पा रहे होंगे, GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या काम है। GnRH ओवरी के पास जाकर बोला कि सेकेंडरी oocyte निकालो, इसके पास गया और बोला सेकेंडरी oocyte निकालो। तो ओवरी बोला महामहिम मेरे बस का नहीं है, अगर आपको मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलवाना है तो ये जो फॉलिकल है, ये जो है इसके ऊपर जो कवर किए हुए ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर इतना छोटा सा क्या है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है।
अगर आपको मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलवाना है तो मेरे फॉलिकल को बड़ा करना होगा, दैट मीन्स कि मैच्योर करना होगा। अगर आप मैच्योर करते हो मेरे फॉलिकल को तो ऑटोमेटिक सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात यहाँ पर करें तो देख लीजिए, पूरा इसका भी कहना सच है, अगर आप मेरे फॉलिकल को मैच्योर करते हो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसने भी यहाँ पे सही कहा, कोई गलत नहीं कहा, ठीक है। सो जब इसने कह दिया कि मेरे अंदर इसको मैच्योर करो तभी ये निकल पाएगा। अब जो है अब जीएनआर ने सोचा कि अब यहाँ पर इसको मैच्योर कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसने ही कह दिया कि अगर मेरे फॉलिकल को बड़ा करना है तो एफएसएच को बुलाओ। एफएसएच ये दूसरा आ रहा है तहलका मचाने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या करेगा, फॉलिकल को बड़ा करेगा, और फॉलिकल जैसे ही बड़ा होगा, ठीक है। अब ये गया यहाँ पर देख लीजिए, और कहाँ गया, तो एफएसएच को बुलाने गया, ठीक है गाइस। ये एफएसएच को जैसे ही बुलाने गया, ये देख लीजिए यहाँ पे बार बार हट जा रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा। अब ये जो है यहाँ पर फॉलिकल को बड़ा किया, फॉलिकल को बड़ा किया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। पहले जीएनआरएच ने ओवरी से बोला कि आप जो है सेकेंडरी oocyte निकालो, तो ओवरी बोला महामहिम मेरे बस का नहीं है, अगर आपको मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलवाना है तो मेरे फॉलिकल को बड़ा करना होगा, दैट मीन्स मैच्योर करना होगा। मैच्योर होते ही ऑटोमेटिक सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा। फिर एफएसएच को बुलाया, और एफएसएच ने क्या किया, अपने कायदे और नियम के अनुसार इसने फॉलिकल को बड़ा किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा और यहाँ पे कायदे और नियम के अनुसार इसने बड़ा किया। अब जो है ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा करने आया था और बड़ा किया। फिर जो है एफएसएच जैसे ही आया और फॉलिकल को बड़ा किया, और जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होते गए वैसे वैसे फॉलिकल में प्रेजेंट सेकेंडरी oocyte, फॉलिकल में जो प्रेजेंट यहाँ पे सेकेंडरी oocyte थे वो लाल कलर का हो गया। आप देख पा रहे होंगे साइज में भी वृद्धि हुई और ये लाल कलर का हो गया। और जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे अपने अंदर से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, फिर से ये बड़ा हो गया, और जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा इसमें से क्या निकलते जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन ये रिलीज करेगा। ये एफएसएच जो है क्या करने आया, फॉलिकल को बड़ा करने आया, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल इट कंटेंट इस यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte एंड आल्सो रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। जी हाँ, पहले ये था फॉलिकल था, लेकिन जैसे ही ये बड़ा हुआ तो इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में फॉलिकल को ही जब बड़ा हो जाता है तो उसका नाम ग्राफियन फॉलिकल। जब ये 20 mm साइज का हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बड़ा हुआ इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल हो गया, और अपने अंदर से एस्ट्रोजन को जो है यहाँ पे रिलीज करने लगा, ठीक है। ये एस्ट्रोजन फॉलिकल के बड़ा होने के बाद जो है फॉलिकल के अंदर से निकल रहे हैं, बट अभी भी जो है सेकेंडरी oocyte नहीं निकला है। बट जो काम करने आया सेकेंडरी oocyte को निकालने आया, लेकिन ये जो है बड़ा करने आया था। यहाँ पर ओवरी ने क्या कहा, अगर आपको मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलवाना है तो मेरे फॉलिकल को बड़ा करना होगा। फॉलिकल को बड़ा करके यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल में बदल दिया। साथ में कौन सा हार्मोन इसको गिफ्ट में दे दिया, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको यहाँ पर निकालने के लिए। एस्ट्रोजन कौन निकाल रहा है, एफएसएच निकाल रहा है। ये बड़ा भी किया यहाँ पे फॉलिकल को, और साथ में एस्ट्रोजन इसको गिफ्ट में दे करके चला गया। अब जो है यहाँ पर कायदे के नियम के अनुसार इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब जो है एलएच को बुलाओ, अब ये फिर बोला सेकेंडरी oocyte निकालो, तो इसने क्या किया, फिर से यहाँ पे ओवरी ने कहा, फिर से जवाब दिया, अब अगर मेरे अंदर से, ठीक है, अब अगर मेरे अंदर से सेकेंडरी oocyte को निकलवाना है तो क्या करना होगा महामहिम, आपको एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बुलाना होगा। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया और फॉलिकल को क्या कर दिया, ये आते ही रफ्चर कर दिया। अब इसमें जो प्रेजेंट है ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का सेकेंडरी oocyte ही है। अब जो है ये सेकेंडरी oocyte क्या करने लगा, ये बाहर आने लगा।
रेड कलर का आइटम बाहर आने लगा, देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये रेड कलर के जो आइटम है इसका निकलना ही क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। इसका बाहर निकलना ही ओवुलेशन कहलाता है। कहानी आप सभी को अगर समझ में आ गई हो, GnRH आया और इससे बोला कि सेकेंडरी oocyte निकालो, तो इसने कहा मुहिम अगर मेरे अंदर से आपको सेकेंडरी oocyte निकलवाना है तो किसको बुलाओ? FSH को बुलाओ। FSH आया और इसको बड़ा किया और साथ में ईस्ट्रोजन हार्मोन इसको गिफ्ट में दे करके चला गया। फिर से ये बोला कि अभी भी नहीं निकला, तो इसने कहा कि LH को बुलाओ। LH दैट मीन्स कि लुटिनाइजिंग हार्मोन। फिर से और LH आया और इसको रप्चर कर दिया, तोड़ दिया। ये पका हुआ था ही, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, ये बहुत बड़ा था, पका हुआ था, जैसे ही इसको टच किया ये टूट गया और साथ ही इसके अंदर से क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का इस लाल कलर का बाहर निकलना ही ओवुलेशन कहलाता है। अब इसका जो छोटा छोटा 2 पॉइंट है उसको यहाँ पर याद रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, फॉलिकल तब तक कहते हैं जब तक कि छोटा होता है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल ये जब बड़ा हो जाता है तो इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब जो है कि यहाँ पर रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये जो था देख लीजिए। अब जो है इसमें से जो भी यहाँ पे आइटम बाहर निकलने लगा, अब अब रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल का नाम क्या हो गया? तो कॉर्पस लुटियम। देख लीजिए नाम यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है। पहले इसका नाम फॉलिकल था, फॉलिकल से इसका नाम ग्राफियन फॉलिकल हुआ, और जैसे ही ये रप्चर हो गया तो रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल का नाम कार्पस लुटियम हो गया। ठीक है, कार्पस लुटियम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे रप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल का नाम क्या हो गया? तो कार्पस लुटियम हो गया। अब ये कार्पस लुटियम जो है लगातार एक हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, जिसका नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पर जो है सिक्रेशन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन का जो है सिक्रेशन किससे हुआ? कॉर्पस लुटियम से हुआ। यही हम बात करें एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना, तो एस्ट्रोजन को कौन निकाला? ठीक है, तो एस्ट्रोजन को यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कौन निकाला। अभी हम आपको यहाँ पे बताएं एस्ट्रोजन को कौन निकाला है, तो देख लीजिए FSH निकाला है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि प्रोजेस्टेरॉन को कौन निकाला है, तो प्रोजेस्टेरॉन को निकालने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कार्पस लुटियम। ठीक है, कार्पस लुटियम। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं आगे की तरफ और इस लाइन को भी पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन इट रिलीज फ्रॉम फॉलिकल एंड रिस्पॉन्सिबल टू एंडोमेट्रियम ग्रोथ। अब जो है एस्ट्रोजन हार्मोन किस चीज़ के लिए अब जो ये निकला है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये एंडोमेट्रियम लेयर को ग्रोथ करने के लिए। और LH जो है लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है इट इज़ मेजर हार्मोन ऑफ ओवुलेशन एंड इट आल्सो डेवलप कार्पस लुटियम। ठीक है, अभी जो है LH आया और यहाँ पर क्या किया, उसको रप्चर किया और इसमें से क्या निकला? डेवलप हुए कॉर्पस लुटियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन निकला है, ये क्या करेगा? इट रिलीज फ्रॉम कॉर्पस लुटियम एंड वर्क एज ए स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन निकला है इसका क्या काम है? ये मसल्स को स्मूथ करना एंड यहाँ पे रिलैक्स करके रखना, यानी कि अब बच्चा आएगा इसलिए ये सारे मसल्स को क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं एंड रिलैक्स करके रखते हैं। जस्ट रिलैक्स, बच्चा आने वाला है। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नाउ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कार्य है एंडोमेट्रियम लेयर को ग्रोथ करना। ठीक है, ये जो दोनों हार्मोन्स निकले हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसको क्या करना है? लेयर को ग्रोथ करना है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन हुआ है। हो सकता है कि ओवुलेशन के बाद आप सभी को क्या पता है, अगर ब्लीडिंग अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, अभी क्या हुआ है,
अभी हमने ओवुलेशन करवाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कंसीव भी तो हो सकता है, ओवुलेशन हुआ है तो कंसीव भी हो सकता है। सो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एंडोमेट्रियम लेयर को, ठीक है। और यहाँ पर जो है मरम्मत कर रहा है, सारा कुछ काम कर रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर को ग्रोथ कर रहा है और साथ ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, एक गद्देदार फॉर्म बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है बच्चे का आने का। जी हाँ। सो एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ओवेरियन साइकिल, ठीक है, ओवेरियन साइकिल, ठीक है। ओवेरियन साइकिल के लिए, ओवेरियन साइकिल के लिए FSH एंड LH है, ठीक है। यही हम बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, तो वो यूटेराइन साइकिल से हुआ है, ठीक है, यूटेराइन साइकिल से हुआ है। तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, द हार्मोन ऑफ साइकिल डेवलप टू सिस्टम। अब जो है ये हार्मोन दो सिस्टम को डेवलप करते हैं, एक है पॉजिटिव सिस्टम और एक है निगेटिव सिस्टम। ओके, सो पॉजिटिव सिस्टम में क्या होते हैं, ग्रोथ ओनली विदाउट ब्लीडिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव सिस्टम। ये जो है सतत क्या होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है बिना ब्लीडिंग का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सिस्टम। अब जो है निगेटिव सिस्टम, ये कंटिन्यू क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहते हैं, जो 1 to 5 days, 3 days या 1 to 8 days तक जिसके भी होते हैं, मतलब जिनके जो भी डेज हैं, तो वो डेज क्या कहलाते हैं, निगेटिव सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। गाइज ऐसे याद रखें ना कि जो भी हमारा पीरियड्स का टाइम रहेगा तो वो उसमें क्या होगा, निगेटिव सिस्टम जनरेट होगा, ठीक है। अब ये हार्मोन्स लेवल जो है इसमें हाई रहेंगे। जब यहाँ पे इंडोमेट्रियम लेयर का यहाँ पे कोई भी ग्रोथ होगा, जब ग्रोथ करते रहेगा तो हार्मोन्स लेवल क्या रहेगा, एकदम हाई रहेगा। ये पीरियड्स जैसे ही ख़त्म हुए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद हार्मोन्स जो है ऑटोमेटिक लेवल हाई होता जाएगा। यहाँ पे 6 से 28 दिन तक, जिनका भी 28 दिन का होता है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि सबका, बाकी मैं बताऊँगी कैसे कि सबका अपना अपना निकालना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हार्मोन्स लेवल जो है हाई रहेगा इन 6 to 28 डेज, और ये जो है हार्मोन्स लेवल एकदम डिक्रीज रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हार्मोन्स है वो सारा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए 1 to 5 डेज यहाँ पे क्या रहेगा, 1 to 5 डेज इसका लो हार्मोन्स लेवल रहेगा। एंड इंडोमेट्रियम ग्रोथ शो होगा। इंडोमेट्रियम एक फॉर्म जेली लाइक, वो फॉर्म गद्देदार लाइक जो यहाँ पे बनाए होगा, सो यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम डैमेज होगा, इंडोमेट्रियम की जो परत जो है टूट टूट के बाहर आएगी, सो इसमें शो होगा। सो ये जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव सिस्टम है, इसको यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सो ये ब्लीडिंग फेज को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। बताना ये चाहती हूँ कि ये रहा स्टेज, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है। ये रहा स्टेज, और स्टेज 1, ठीक है, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और 5, 14 और ये 28, ये जिनका भी साइकिल 28 दिन का है ये उसके लिए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग डेज है, स्टार्ट, ठीक है, और ये 5 दिन में इंड, ठीक है। और इंड जिनका भी यहाँ पे होगा तो उनका ओवुलेशन कब होगा, ओवुलेशन, ओवुलेशन, ओके, यहाँ पे ओवुलेशन हुआ। और नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो स्टेज फर्स्ट, ये ब्लीडिंग फेज होगा, ठीक है, ये जो है हमारा ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज है। अगर ये दूसरा फेज का बात करें तो ये फॉलिकुलर फेज है, इसमें फॉलिकल फिर उसी तरीके से बड़ा होगा, मैच्योर होगा, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो फेज रहा आपका, ये ल्यूटियल फेज या फिर इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसको सेक्रेटरी फेज, नोट डाउन कर लीजिए, इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है, इसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, या तो इसको ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। सो ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ब्लीडिंग फेज में, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लीडिंग फेज कितने से कितने दिन का होता है, तो 1 to 5 डेज का होता है, ठीक है। ये पहला हो गया। और फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज जो है, फॉलिकुलर
फेज जो है ये 6 to 14 डेज का है, ठीक है। और ल्यूटियल फेज जो है 15 to 28 डेज, 15 to 28 डेज कौन सा है, तो ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। सो इस प्रकार बढ़ते हैं आगे की तरफ। और पहला जो आपका ब्लीडिंग फेज है, ठीक है, देख लीजिए ब्लीडिंग फेज। ओके, सो इस ब्लीडिंग फेज का जो दूसरा नाम है, इस ब्लीडिंग फेज का जो दूसरा नाम है, इसको मेंस्ट्रुअल फेज, विड्रॉल फेज भी कहते हैं। ड्यूरिंग इन 1 to 5 डेज का ये चलता है। ये जो है कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, ये जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, सारा कुछ इसमें है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। सो इसको देख लेंगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व निगेटिव सिस्टम एंड लो हार्मोन लेवल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जो 1 to 5 डेज में इसका हार्मोन्स लेवल बहुत ही डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। देन यहाँ पे द नेचर ऑफ ब्लीडिंग रेफर एज द विड्रॉल ब्लीडिंग। ओके, यहाँ पे ब्लीडिंग का नेचर कैसा होगा, यानी कि 1 to 5 में निकलता हुआ ये विड्रॉल होगा, ठीक है। अब जो है एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग लॉस इज कि एक ब्लीडिंग में, एक पीरियड में कितना ml जो है यहाँ पर ब्लड लॉस होता है, तो 35 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। ओके, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज ओनली बेसल लेयर। और ये जो है ब्लीडिंग फेज में कौन सा लेयर जो है यहाँ पर देख लीजिए टूट रहा है। सो ये बेसल लेयर 2 से 5 mm इज अवेलेबल एंड फंक्शनल लेयर जो है 10 to 12 mm इज डैमेज। ओके, सो ये जो है गाइस, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे शायद आप सभी को समझ में आया होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पर जो है फंक्शनल लेयर, बात यहाँ पे फंक्शनल लेयर की कर रहे हैं, फंक्शनल लेयर। और ये जो है बेसल लेयर, कहाँ गया ये बेसल लेयर। तो यहाँ पर जो है बेसल लेयर की बात की जा रही है और फंक्शनल लेयर की। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगी आप सभी को। इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। पहला जो रहा ये फंक्शनल रहा, फंक्शनल रहा, और दूसरा जो रहा ये बेसल रहा, ठीक है, बेसल लेयर रहा। सो फंक्शनल लेयर डैमेज होती है, ये क्या होती है, ये डैमेज होती है, ये डैमेज होती है। और बेसल लेयर इंटैक्ट होती है, मतलब ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है। अब ये जो है इसमें हार्मोन्स का लेवल लो होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो नेगेटिव सिस्टम जनरेट होगा, ब्लीडिंग होगी तो नेगेटिव सिस्टम जनरेट होगा और जनरेट होता दिखाई देगा। सो ये यहाँ पर जो है इस फंक्शनल लेयर जो है ये 10, यहाँ पे 10 से 12 mm का रहता है। और वही अगर बेसल लेयर की बात करें, बेसल लेयर की बात करें, सो 2 to 4 mm होता है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, बेसल लेयर, फंक्शनल लेयर, कुछ भी आ सकता है गाइस परीक्षा में, क्या आएगा भगवान जाने। बाकी पढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज की तरफ, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर जो फेज है इसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, साथ ही इसको एस्ट्रोजन फेज और रिकवरी फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है डैमेज हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्रोथ होगा, और ग्रोथ को इंग्लिश में यहाँ पे ग्रोथ को इंग्लिश में जो है प्रोलिफरेशन कहते हैं। सबसे पहले प्रोलिफरेशन कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज है। जो डैमेज हुआ उसका ग्रोथ होना तो निश्चित है, और ग्रोथ होगा उसको इंग्लिश में प्रोलिफरेशन कहते हैं, इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। तो नाम कहाँ से निकला ये आप सभी को पता चल गया, इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं और एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं। और इसलिए इसको जो है एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसी में जो है एस्ट्रोजन भी रिलीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं GnRH, ठीक है। GnRH क्या निकाला, ओवरी, ठीक है। अब ओवरी से देख लीजिए यहाँ पे FSH जैसे ही डिक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, ठीक है। इस लाइन को अभी नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल जितना हाई होगा, पहले मैं आपको क्या बोली गाइस, इसको भी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, जैसे ही एस्ट्रोजन क्या होगा, लेवल हाई होगा,
एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही हाई होगा तो एफएसएच को ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो जिसको उत्पन्न किया वही उसको मार दिया। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, शायद आप सभी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ये रहा जीएनआरएच। ठीक है, जीएनआरएच ने देख लीजिए ओवरी को निकलवाया। ठीक है, ओवरी से क्या निकलवाया, एफएसएच को बुलाया। ठीक है, और एफएसएच से एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन लिख लीजिएगा। अब जो एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे हाई होगा, ठीक है, हाई होगा, जितना अधिक यहाँ पे एफएसएच लो होगा उतना ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल जितना हाई होगा तो ये एफएसएच को ब्लॉक कर देगा, यानी कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे हाई हुआ तो ये एफएसएच को ब्लॉक कर देगा, यानी कि मार देगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन एफएसएच को ब्लॉक करने के बाद एलएच को बुलावा देगा। वहाँ पे भी बुलाया था ना, एफएसएच तो आया, फॉलिकल को क्या किया, फॉलिकल को बड़ा किया और एस्ट्रोजन को निकाला। अब जो है एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये एलएच को बुलाएगा, और एलएच का आना, ठीक है, एलएच का आना, ठीक है, एलएच को बुलाना और एलएच का आना एलएच सर्ज है कहलाना। क्या कहलाता है, एलएच का आना और एलएच का बुलाना एलएच सर्ज है कहलाना। एलएच सर्ज क्या कहलाता है, एलएच सर्ज कहलाता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन एलएच आया। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करते चलिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें दिन कौन आया, तो एलएच आया। और यहाँ पर जो है 32 से 36 आवर बिफोर ओवुलेशन हुआ प्रेजेंट एलएच के। ठीक है, सो यहाँ पे अगर बिफोर की बात कर ले हम, बिफोर, ठीक है, बिफोर, ठीक है, 10 to 12 आवर ओवुलेशन। ठीक है, एलएच जो है यहाँ पे पीक लेवल पे रहेगा। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो ओवुलेशन हुआ तो एलएच जो है एकदम पीक लेवल पे रहेगा। लेकिन अब जो है लेवल बढ़ने के साथ ही अगर ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर किया, और ग्राफियन फॉलिकल का रैप्चर होते ही उसका नाम कॉर्पस लुटियम में बदल गया, और साथ ही रैप्चर हुए ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी ओसाइट निकल गया, जिसको क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर से एक बार हम आप सभी को बता देते हैं, क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया। यहाँ उधर तो आप सभी को याद ही होगा कि आया, इसको बड़ा किया, और बड़ा करते ही ग्राफियन फॉलिकल को क्या किया, रप्चर कर दिया। अब रप्चर होते ही इसका नाम क्या बदल गया, तो कार्पस लुटियम में बदल गया। ठीक है, कार्पस लुटियम में बदल गया, और कार्पस लुटियम में बदले हुए से जो इसमें से निकल रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट। अब सेकेंडरी ओसाइट का ही निकलना हम क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, ओवम कहते हैं। सीधे जो कहते हैं कि ओवम और गैमीट का मिलना। सो गाइस वो जो होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी ओसाइट को ही हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ और इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट समझाने में तो वीडियो लंबा होगा ही। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखोगे, 10 मिनट 15 मिनट का क्लास करोगे, तो उससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं गाइस। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज इस एक क्लास के लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, सो इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है 6 to 14 डेज का रहने वाला है। इट इज़ करेक्टराइज बाई पॉजिटिव सिस्टम एंड हाई हार्मोन्स लेवल। एफएसएच जो है डेवलप हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज एस्ट्रोजन। ओके, समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सब पहले ही हम समझा दिए आप सभी को। एस्ट्रोजन जो है प्रमोट एंडोमेट्रियम ग्रोथ नोन एज रिकवरी फेज। क्यों इसका नाम रिकवरी फेज है, सो अभी आप सभी को पता चल गया। और मैक्सिमम जो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन अवेलेबल ऑन 12th डेज एंड रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट रिलीज ऑफ एफएसएच एंड प्रमोट द एलएच रिलीज। सो ये लाइन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेवल ऑफ जो एस्ट्रोजन है वो कब अवेलेबल होते हैं, वो 12th डेज यानी 12वां दिन वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू इनहिबिट रिलीज ऑफ एफएसएच। एफएसएच को क्या करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए, एंड एलएच को प्रमोट करने के लिए। ओके,
अब एलएच सर्ज यहाँ पे भी समझ में आ गया, इसको समझा दिया। एलएच सर्ज इट स्टार्ट 32 टू 36 आवर बिफोर ओवुलेशन। ये कब आता है? तो ओवुलेशन के 32 से 36 घंटे पहले आता है, ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है? तो 10 से 12 घंटे पहले इसका लेवल मैक्सिमम हो जाता है। अब जो है एलएच जो है यहाँ पर induce ovulation on 14th days of cycle and develop carpus luteum. During ovulation, available the structure of secondary oocyte. Life span जो है इसका 12 से 24 घंटे होते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम का, तो इसका जो रिलीज होने के बाद जो इसका लाइफ स्पेन है यानी कि इसका जीवन अवधि है, जीवन काल है, ये 12 से 24 घंटे है। यही अगर हम यहाँ पे मेल गैमेट की बात करें तो 72 घंटे, ठीक है, 72 घंटे। इसलिए अनवांटेड 72 खाया जाता है, 72, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो है 12 से 24 घंटे ही इसका लाइफ स्पेन जीवन अवधि रहता है। इट स्पर्म अवेलेबल ऑन 14th डेज, देन दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। अगर ये, ठीक है, जैसे ही किसी का ओवुलेशन हुआ और 12 से 24 घंटे में अगर स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे मेल गैमिट अगर मिल रहा हो तभी यहाँ पे फर्टिलिटी फेज स्टार्ट होगा, देन प्रेगनेंसी स्टार्ट होगा। अगर नहीं हुआ, नहीं मिला, तो वो जो है देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इट स्पर्म नॉट अवेलेबल, देन स्टार्ट नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज। ओके, समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ल्यूटियल फेज, सेकेंडरी फेज, या फिर इसको प्रोजेस्ट्रॉन फेज के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है ये 14 टू 28 डेज रहने वाला है। दिस फेज इज कम्प्लीटली कैरेक्टराइज बाय फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम। ओके, इसका जो है येलो बॉडी फेज भी इसको कहते हैं, सेक्रेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। कॉर्पस लूटियम रिलीज बोथ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो कार्पस लूटियम रिलीज बोथ हार्मोन, कार्पस लूटियम 2 हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं जिसमें से प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो नोन एज, यहाँ पर जो है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो नोन एज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपसे पूछा जा सकता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के हार्मोन, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन को कहा जाता है? सो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन इज आल्सो नोन एज मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। ओके, प्रोजेस्टेरोन जो है प्रिपेयर द यूट्रस टू रिसीव फीटस। इस लाइन को दोबारा पढ़ना चाहेंगे। प्रोजेस्टेरोन जो है प्रिपेयर कर रहा है यूट्रस को क्या चीज़ के लिए? तो ये रिसीव फीटस, ये फीटस को रिसीव करने के लिए, बाय मेंटेनिंग रिलैक्सेशन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन बाय, यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सप्लाई के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? तो बेबी को रिसीव करने के लिए यूट्रस में पूरा प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। ड्यू टू अनफर्टिलिटी कंडीशन नेगेटिव सिस्टम इज एक्टिवेट एंड फाइनली सेम रिएक्शन एज अवेलेबल ऑन फर्स्ट डे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर अनफर्टिलिटी वाला कंडीशन होगा, अगर फर्टाइल नहीं हुआ, ठीक है, मेल स्पर्म नहीं आया, तो यहाँ पर निगेटिव सिस्टम जनरेट होगा एंड एक्टिवेट यहाँ पे फाइनली एज द सेम रिएक्शन। जैसा पहला दिन यहाँ पे पीरियड वाला जो केस था, सेम आपको नेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे वही कह रहा है, ठीक है। सो इस पॉइंट को एक बार फिर से आप लोगों को हिंदी में हम समझा देना चाहते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओवुलेशन होने के बाद जो है 2 हार्मोन्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे वही कह रहा है। एंड एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम का ग्रोथ करवाया, ठीक है, एस्ट्रोजन ने यहाँ पे एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम का ग्रोथ करवाया और प्रोजेस्टेरोन जो है ग्रोथ किया हुआ इंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। फिर से मैं दोहरा देना चाहती हूँ, एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम का ग्रोथ किया, एस्ट्रोजन ने इंडोमेट्रियम का ग्रोथ किया, बट प्रोजेस्टेरोन ने ग्रोथ किया हुआ इंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और यूट्रस को रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, बच्चा आने वाला है, ठीक है, रिलैक्स करके रखता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चे के आने का वेट करता है और प्रोजेस्टेरोन जो है
सॉरी गाइस, बच्चे को आने का वेट करता है, इसलिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब जो है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन भरता है तो फीमेल बॉडी का जो है ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाता है। वही यहाँ पे कह रहा है फीमेल बॉडी का जो है ब्लड सप्लाई थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही न्यूट्रिशन भरता है तो ब्लड सप्लाई थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस ब्लड सप्लाई को का ज़्यादा बढ़ने के कारण ब्लड सप्लाई का थोड़ा ज़्यादा बढ़ने की वजह से फीमेल का टेम्परेचर, ठीक है, फीमेल का टेम्परेचर 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज जो है थोड़ा सा ड्यूरिंग ओवुलेशन फेज यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्लास रहेगा की पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत ही अच्छा क्लास रहने वाला है। सो आप लोग उस क्लास को यहाँ पर जो है मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और यहाँ पे इसमें 1 मिनट का है, देख लेते हैं, ठीक है गाइस। मैं थोड़ा सा कुछ और समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बताई कि 0.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बच्चा आने वाला है, इसलिए यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है और सारे कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखता है। सारे कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे अच्छा से पढ़िएगा लाइन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा टू द पॉइंट। हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं हो, मैं इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी बोल दे रही हूँ। इसलिए क्या करके रखता है, सारे कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखता है। बट सो सैड क्या हो जा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पीरियड का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए बट इसको क्या पता लगा प्रोजेस्टेरॉन, फिर से इसको थोड़ा सा दोहराना चाहूँगी। ये जो प्रोजेस्टेरॉन बच्चा आने वाला है, इसलिए क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करके रखता है, ठीक है, रिलैक्स करके रखता है और सारे कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करके रखता है। बट सो सैड, इसे पता लगता है कि अब बच्चा नहीं आएगा और इसका दिल टूट जाता है। जैसे ही इसका दिल टूटता है तो यहाँ पर निगेटिव फीडबैक जनरेट होता है और सारे हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और सारे हार्मोन्स का लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है, तो अब हार्मोन जैसे ही डिक्रीज हुआ वैसे ही 28वां दिन जो है पहला दिन होगा, फिर से यहाँ पर पीरियड स्टार्ट होगा और यूट्रस लेयर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और देन ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। अब जो है ये 1 से 14 दिन और 14 से स्टार्ट, यहाँ पर जो है देख लीजिए ये कितना, जैसे ही नेगेटिव फीडबैक जनरेट होगा, देन यहाँ पे इसी से रिलेट करते हुए पॉजिटिव सिस्टम और नेगेटिव सिस्टम 2 भागों में बांटा गया। गाइस सो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ही लेंदी हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आप लोग को हिंदी में भी नोट चाहिए, सो आप लोग कमेंट कीजिएगा जैसे आप लोग का रिएक्शन रहा। और पहला वीडियो है इस पे भरपूर प्यार दीजिएगा। सो मैं आप सभी को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते हुए, ठीक है, बाहरी चीज़ों को और पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा है क्लास, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को रेगुलर कंटिन्यू आप लोग भी देखिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय, टेक केयर।